की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में देखते हैं जो काफी जख्मी हालत में अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा डीफॉर्म आदमी आया जो कैनिबल था, यानी आदमखोर इंसानों का मांस खाने वाला। डीफॉर्म वो लोग होते हैं जो केमिकल के बुरे असर की वजह से बदल जाते हैं, वो खतरनाक हो जाते हैं और इस डीफॉर्म का साइज भी काफी बड़ा होता है। वो डीफॉर्म भागता हुआ आया और अपने एक ही हाथ से उस लड़की के पूरे चेहरे को कवर कर लेता है। वो इतना ताकतवर था कि उसने एक हाथ से लड़की का चेहरा क्रश कर दिया, यानी कि कुचल दिया। बस इसी वजह से इसका नाम क्रशर पड़ गया था। फिर वो आदमी क्रशर लाश को अपने साथ घर ले जाता है, जो कि जंगल के बीचों बीच था। घर में उसका बड़ा भाई भी होता है जो तब आराम से टीवी देख रहा था। क्रशर लाश को बाहर ले जाकर उसके टुकड़े करने लगता है। तभी हम टीवी पर देखते हैं जहाँ उसी लड़की की टेप रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसमें क्रशर उस लड़के को मार रहा था जिसके वो टुकड़े कर रहा था। असल में उस लड़की को कैद करके ये लोग उस पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन किसी तरह वो लड़की कैसे छोड़कर भाग निकली। तो क्रशर ने उसे मार डाला और अब वो इनका खाना बनेगी। उसके मांस को प्याज के साथ तेल में फ्राई करके ये लोग उसी मजे लेकर खाने लगते हैं। इसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो किसी अमीर आदमी की बेटी को किडनैप अगवा करके ले जा रहे होते हैं। वो लड़की कार के डिग्गी में बनती है। किडनैपर्स में एक गुंडा, उसका भाई, साथ ही एक लड़का और उसकी कजन सहरा थी। सहरा और उसका कजन तो किडनैपर्स नहीं थे, बस मजबूरी में इन गुंडों के साथ मिलकर ये सब कर रहे थे। ये सब लोग जा कहा रहे थे किसी को कुछ मालूम नहीं था, बस एक गुंडा ही जानता था, लेकिन वो किसी को भी बता नहीं रहा था। फिर ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गुंडा कार में ही बैठा होता है जबकि उसका भाई फ्यूल भरने बाहर जाता है। करीब बाद सहरा और उसकी कजन की वो स्टोर के अंदर चले जाते हैं। पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अब सहरा के कजन का दिल कर रहा था कि भाग जाए, लेकिन अपनी बहन को यहाँ छोड़कर जाने का उसका दिल नहीं कर रहा था। इनकी कार के आगे एक बूढ़ा आदमी अपने ट्रक में फ्यूल भर रहा होता है। तभी एक शेरिफ आकर उस आदमी से बातें करने लगा, जिससे इन दोनों गुंडों की धड़कन तेज हो जाती है। गुंडे ने तो अपनी गन भी निकाली थी। तभी सहरा और उसका कजन भी बाहर आए, फिर शेरिफ इन दोनों से भी बातें करने लगता है और ये देखकर तो दोनों गुंडे और परेशान हो जाते हैं। इन्हें डर लगने लगता है कि कहीं शेरिफ को इन पर शक न हो जाए, पर सहरा ने शेरिफ से बातें करके उसका ध्यान भटका दिया। इसके बाद ये फिर से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में गुंडा सबसे बहस करने लगा। तभी अचानक सामने एक बड़ा सा हिरन आ जाता है। तब कार गुंडे से संभल नहीं पाई और सीधा हिरन से जा टकराती है। वो तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन गुंडा फंस जाता है और हिरन बेचारा तो मर ही जाता है और उसके सींग गुंडे के सीने में घुस जाते हैं। वो तीनों हिरन को आगे से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना भारी हिरन उनसे जरा सा भी सिरक नहीं रहा था, जिससे गुंडे को तकलीफ हो रही थी। लेकिन तकलीफ उसकी तब बढ़ गई जब वो हिरन होश में आकर छटपटाने लगता है। गुंडे से तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो वो सीधा हिरन के सर में गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो बचने वाला तो नहीं था। इसलिए उसका भाई गुंडा उसकी गन छीनकर पूछता है कि हमें कहाँ जाना है, वो बताओ। पर गुंडा अभी भी बता नहीं रहा था, तो गुस्से में उसके भाई गुंडे ने उसके सर में ही गोली मारकर उसका सर उड़ा दिया। अब प्लान तो इनका गुंडे के साथ ही खत्म हो गया था। आगे क्या करना था वो इन्हें पता ही नहीं होता और तो और कार भी नहीं चल सकती थी, इसलिए अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना था। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे की तरफ जाए या पीछे गैस स्टेशन की तरफ, लेकिन साथ में किडनैप की हुई लड़की भी तो है, उसका क्या करें, इस बारे में ही वो सोच रही थी। इस परेशानी में वो पड़े ही थे कि तभी अचानक वहाँ एक ट्रक आ जाता है जिसमें एक आदमी था। वो इनकी हालत देखकर कहता है कि तुम में से दो लोग मेरे साथ चल सकते हो, गैस स्टेशन पर जाकर मदद मिल जाएगी। लेकिन दूसरे गुंडे का प्लान तो कुछ और ही था। वो सोचता है कि दो क्यों जाएं जब हम तीनों ही जा सकते हैं, वो भी किडनैप की हुई लड़की को साथ लेकर, और वो भी पीछे नहीं बल्कि आगे जाएंगे। ये सोचकर गुंडे ने उस आदमी को गोली मार दी, जिससे वो बेचारा गिर गया। हालांकि वो तो मदद करना चाह रहा था। गुंडा दूसरी गोली भी मारने लगा, पर तभी सहरा के भाई ने उसे रोक दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर वो ट्रक वाला आदमी यहाँ से भाग जाता है। अब गुंडे का दिल कह रहा था कि वो सहरा के भाई को भी मार दे, लेकिन सहरा की होती हुई वो ऐसा नहीं कर सकता था। फिर अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए किडनैप की हुई लड़की को बाहर निकाल कर वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्रशर का भाई उन पर नजर रख रहा था। इंसानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कई हफ्तों का खाना उसके सामने था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। वो सीधा क्रशर को लेने घर पहुंच जाता है, जो कि उदास होकर बैठा हुआ था, क्योंकि वो कहता है कि मेरी नई दोस्त यानी जिसे उसने मार दिया था वो भी मुझे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गई थी। उसका भाई कहता है कि नई दोस्ती आ गई है, जल्दी चलो। तो वो भी हथकड़ियां वीडियो के तौर पर उठाकर चला जाता है। अब तभी ट्रक चलाते हुए उस आदमी की मौत हो गई थी जो उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि उसे गोली लगी थी, काफी खून बह चुका था। उसकी गाड़ी जैसी साइड पे जाकर रुकी तो बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और फौरन यहाँ शेरिफ को बुला लेता है। ये देखकर शेरिफ को पता चलता है कि मामला तो सीरियस है, क्योंकि उसे गोली लगी थी। तभी रेडियो पर खबर आती है कि 4 किडनैपर्स एक लड़की को किडनैप करके भाग रहे हैं। तब उन चारों की कार की हुलिया को याद करते हुए शेरिफ को यकीन हो जाता है कि वही 4 लोग हैं जिन्हें उन्होंने सुबह देखा था। तब शेरिफ ने और पुलिस बुलाई, फिर वो खुद भी आगे बढ़ जाता है चेक करने के लिए। इस बीच सहरा का भाई उस किडनैप लड़की की पूरी देखभाल कर रहा था, जिसका नाम ऐश था, और उनके पीछे पीछे क्रशर भी चल रहा होता है। लेकिन गुंडा इस सबसे पक चुका था। उसका दिल कर रहा था कि मैं सहरा के भाई को भी मार दूं, पर उसकी गोली मारने से पहले किसी और नए गुंडे को गोली मार दी। और ये था क्रशर का भाई। उसके आते ही सहरा नाटक शुरू कर देती है कि ये बुरा आदमी था, हमें किडनैप करके ले जा रहा था, हमें बचाओ, कभी ये तो कभी वो। लेकिन क्रशर के भाई पर नौटंकी ऐसा कोई ड्रामा असर नहीं करता। सहरा का भाई भी आगे आया, लेकिन इससे पहले कुछ कहता क्रशर का भाई उसके मुंह पर गन मारकर उसका मुंह बंद कर देता है। उन दोनों बहन भाइयों को बेड़ियों में कैद करके वो उन्हें उनकी गाड़ी तक ले जाता है। वो हैरान थे कि कार तक क्यों ले आया। असल में क्रशर के भाई को हिरन का सर चाहिए था। इतना मजेदार खाना वो कैसे छोड़ के जा सकता था, और ऐश को पीछे इसलिए छोड़कर आया था ताकि क्रशर उसके साथ दोस्ती कर सके। लेकिन क्रशर तो उसे एक हाथ मार कर ही बेहोश कर देता है। उधर क्रशर का भाई सहरा के भाई से हिरन का सर कटवा रहा था, फिर दोनों बहन भाइयों से उसके सर को निकलवाता है। लेकिन जब सर को साथ ले जाने की बारी आई तो सहरा के भाई ने पूछा, तुम्हें मांस नहीं चाहिए क्या? जवाब में क्रशर का भाई कहते हैं, नहीं, हम जानवरों को नहीं खाते। सहरा के भाई ने सोचा शायद वेजिटेरियन होगा, सब्जियां खाने वाला, पर उसने ठीक से नहीं सुना था कि हम जानवरों का मांस नहीं खाते, यानी कि वो इंसानों को खाने वाले कैनिबल्स जो थे। तब तक क्रशर ऐश को लेकर घर पहुंच चुका था और उसे अच्छी तरह सूंघकर बाहर चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि ऐश तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे वो जान बचाने के लिए भागी, सामान से टकराकर सच में बेहोश हो जाती है। इतने में क्रशर का भाई उन दोनों को भी ले आया और क्रशर को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। हिरन का सर उन्होंने शर्ट में रख दिया और सहरा से बोलता है, स्माइल कर, मुस्कुराओ। तब उसने ऐसे किया, वो झूठी स्माइल कर देती है। इसी दौरान शेरिफ इनकी कार तक पहुंच चुका था, जहाँ आकर उसका दिमाग चकरा जाता है। कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गुंडा तो गोली से मरा था और हिरन का सर भी कटा हुआ था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था, ये पहले सुलझाने के लिए शेरिफ को खून के निशानों का पीछा करना था, जो हिरन के सर से गिरता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है। इसका पीछा करते हुए
ये भी घर तक अब पहुंच जाएगा। उधर सैरा क्रशर की भाई के सामने एक डील रखती है कि लड़की को किडनैप करके हमें ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, आधा तुम रख लेना, बस हमें जाने दो। लेकिन क्रशर के भाई के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। वो सैरा को लीमो पानी पीने को देता है, पर सैरा पीने से मना कर देती है कि मैं अजनबियों से ड्रिंक्स नहीं लेती। तो क्रशर का भाई अपनी गलती मान लेता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। सैरा को लगता है कि अब आया ना लाइन पर, इनसे इसी जुबान में बात करनी चाहिए। लेकिन हाथ मिलाते मिलाते क्रशर का भाई उसका हाथ खींचकर उसका मुंह टेबल पर मारता है और वो देखती ही रह जाती है। सैरा को डर था कि नींबू पानी के अंदर जहर होगा, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर इसने मुझे मारना ही होता तो जंगल में ही मार देता। तो वो पीने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो कहती है कि तुम भी उन लोगों जैसी हो जैसे लोग मैसे करने होती है, कत्ल सरेआम करने वाली। तो क्रशर का भाई बोलता है कि मैसे कर नहीं है, कत्ल में तो टाइम लगता है और इतने बिना में से नहीं मारा जाता, लेकिन हमारे केस में सब स्लैशर है, यानी पूरी तरह तड़पा कर मारना। हम तो एक हाथ से चेहरे को क्रश कर देते हैं, फिर उन्हें पकाकर मजे से खाते हैं। क्रशर के भाई ने उस पर गन तान दी, जिसके बाद वो बिना बोले सारा नींबू पानी पी जाती है। फिर गन को साइड में रखकर क्रशर का भाई थोड़ा काम में मसरूफ हो जाता है। तो सैरा गन उठाकर उस पर गोली चला देती है, लेकिन गन तो खाली थी। यहाँ पर सैरा को पता चलता है कि नींबू पानी में जहर तो नहीं था, लेकिन बेहोशी की दवा थी। उसके बेहोश होते ही क्रशर का भाई ऐश के पास पहुंच जाता है, जिसे चेयर पर बांधा हुआ था उस पर जुल्म करने के लिए। वो अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो क्रशर के भाई ने उसका लॉक तोड़कर कपड़ा उसके मुंह से हटाया और अब हम उसका चेहरा पहली बार देख पाते हैं। इस बीच क्रशर एक ही हाथ मारकर सैरा के भाई को भी बेहोश कर देता है। उसका भाई क्रशर को कहता है कि ऐश को शर्ट में ले जाकर बंद कर दे। तब क्रशर उसी तरह ऐश को बंद कर देता है। फिर वो सैरा को बाहर लटका देता है ताकि वो इसे काट सके। ऐश वाला बैग उसके मुंह पर डाल देता है। ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा ताकि बाद में ये सारा नजारा देखकर वो मजे ले सके। इस बीच क्रशर सैरा के भाई को अंदर ले जाकर चेयर पर बांध देता है। क्रशर का भाई सैरा को होश में लाया और फिर कैमरा के सामने उसे चीरने लगता है। उसकी चीख सुनकर ऐश सोचती है क्यों ना हिरन की सींग से मैं अपने हाथों की रस्सी काट लूं। क्रशर का भाई सैरा को थोड़ा सा काट कर अपना कैमरा लेकर उसके भाई के पास आया। सैरा का भाई पूछता है कि सैरा कहाँ है। तो क्रशर का भाई कहता है लड़की हुई है बाहर। इसी दौरान ऐश ने हाथों की रस्सी काट ली और फिर पैर की बेड़ियों से भी वो आजाद हो जाती है। अंदर क्रशर के भाई ने भी सैरा के भाई पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। वो उसके जिस्म के हिस्से पर कट लगाने लगता है। ऐश के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो भाग जाए या फिर कुछ करे, लेकिन उसने भागकर कुछ नहीं किया। वो अंदर आ जाती है, एक शॉट गन उठाती है, उसमें गोलियां भरती है और दो गोलियां अपनी जेब में डाल देती है। क्रशर का भाई सैरा के भाई के जख्मों को लाइटर से जला रहा था ताकि उसका खून न बहे। तब ऐश अंदर आती है और आधी पहले क्रशर को गोली मारती है। फिर वो क्रशर के भाई को गन पॉइंट पर लेकर सैरा के भाई को आजाद करवाती है। फिर उसने सैरा के भाई के हाथों क्रशर के भाई को बेड़ियों में कैद करवा दिया, जिसके बाद वो तीनों को लेकर बाहर आ जाती है। क्रशर के भाई को वो इसलिए नहीं मार रही थी क्योंकि वो इन्हें रोड तक पहुंचाएगा। सैरा के भाई ने उसे नीचे उतारा और देखा कि वो भी जिंदा है। उसने सैरा को कपड़े पहनाए और फिर वो चलती है क्रशर के भाई के पीछे। हालांकि चलने में दोनों को तकलीफ हो रही थी, लेकिन चलना मजबूरी थी। ऐश ने तीनों पर गन तानी हुई थी क्योंकि ये दोनों इसके दोस्त तो नहीं थे, ये तो इसके किडनैपर्स थे। तीनों इसके लिए बराबर थे, लेकिन बड़ा खतरा था क्रशर के भाई का। जल्दी जल्दी क्रशर के भाई ने सैरा के भाई को पकड़ लिया। सैरा का भाई ऐश को गोली चलाने को कह रहा था, पर जब उसने नहीं चलाई तो क्रशर के भाई ने उसकी गर्दन तोड़कर सैरा के भाई को जान से मार दिया। ऐश अब भी गोली नहीं चला रही थी। तब सैरा ने ऐश के हाथ से गन छीन ली और सीधा क्रशर के भाई पर गोली चला दी। अब क्योंकि गन सैरा के हाथ में आ गई थी, ऐश फिर से गुलाम बन गई थी। उसने ऐश को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। तब किसी ने गोली मारकर सैरा का ही सर उड़ा दिया और वो था शरीफ। शरीफ को लगा कि सैरा ऐश को मार देगी, इसलिए उसने उसे मार दिया। शरीफ ऐश से थोड़ी पूछताछ करता है, फिर उसे कहता है कि मुझे उनके घर तक ले चलो, पूरे मामले की जड़ तक जाऊंगा, तभी यहाँ से जाऊंगा। पर घर आकर उन्होंने देखा कि क्रशर तो वहाँ पर है ही नहीं। ऐश को पता लग चुका था कि अब तो हम गए जान से। वो भागना चाहती थी तो शरीफ ने उसे हथकड़ी लगाकर चेयर से बांध दिया। फिर वो बाहर जाते हैं, जहाँ क्रशर ने एक हाथ पकड़ कर ही उसका चेहरा क्रश कर दिया। इसके बाद वो उसके टुकड़े करने लग जाते हैं। तब तक ऐश भी हथकड़ियों से आजाद हो जाती है। क्रशर ने शरीफ के हाथ पांव काटकर हवा में उड़ाना शुरू कर दिए और एक बड़ा सा चाकू लेकर ऐश भी बाहर जाने लगती है। तब क्रशर का भाई अंदर आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर कर लेता है, लेकिन ऐश ने जल्दी से वो चाकू उसके माथे में घुसा दिया। अब मरने से पहले वो चिल्लाकर क्रशर को बुलाते हैं। क्रशर आया तो ऐश ने उसे भी दोबारा गोली मार दी। फिर 2-3 गोलियां उठाकर वो बाहर भाग जाती है, लेकिन क्रशर भी उसके पीछे ही था। अच्छी बात ये थी कि गोलियां खाने के बाद क्रशर थोड़ा कमजोर हो गया था और वो स्लो चल रहा था। इसका फायदा उठाकर ऐश रोड तक पहुंच जाती है, जहाँ पुलिस भी आ गई थी। लेकिन रोड पर जाने से पहले उसने क्रशर की आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज किया कि आ जाओ, पुलिस के पास जाऊंगी तो लेकिन तुझे मार कर। पर क्रशर इस बात को नजरअंदाज करके वहाँ से वापस मुड़ जाता है। फिर ऐश भी पुलिस के साथ वहाँ से निकल जाती है। रात को पुलिस उस घर में पहुंची तो क्रशर दूर से उन्हें देखता रहा, फिर मुड़कर जंगल में चला जाता है क्योंकि वो पुलिस वालों को मारने की तैयारी के लिए गया था। यानी मौत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था, क्योंकि बेशक इसका भाई मर गया था, लेकिन अब क्रशर अकेला ही सबको निपटा देगा और अपने भाई का बदला भी लेता रहेगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।